विराज और बाकी लोग कलिंजर संस्थान में हुए हमलों के बाद वसु परिवार के कैदियों को लेने के लिए विदिशा नगर चले गए। वहां पहुंचकर वो विदिशा के गुप्त पहरेदारों की मौत द्वीप जेल गए, जहां वसु परिवार के लोग बहुत दयनीय स्थिति में कैद थे। विपुल वसु परिवार के लोगों को जल्द से जल्द उत्तर सागर लेकर चले जाना चाह रहा था। उसने विराज से कहा कि हमें वसु परिवार के लोगों को लेकर निकलना चाहिए। विपुल की बात सुनकर विराज युवा विद्वान की ओर देखने लगा। भले ही मौत जेल के चारों ओर रचनाकार परतवर्धन परिवार के ही पूर्वजों की बनाई गई थी, लेकिन विराज को उस रचनाकार परत से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि विराज उस रचनाकार परत को बाहर से ध्वस्त कर सकता था, लेकिन उस रचनाकार परत को बना नहीं सकता था। फिलहाल उस रचनाकार परत को बना पाना उसकी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर की चीज थी। विराज का इशारा पाते ही युवा विद्वान ने तुरंत रचनाकार प्लेट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद उस रचनाकार प्लेट पर उंगलियों से कुछ पॉइंट दबा दिए। ऐसा करते ही उस रचनाकार प्लेट से एक चमकदार रोशनी बाहर निकली, जिसने विराज, विपुल और वसु परिवार के लोगों के साथ सभी लोगों को अपने अंदर समा लिया। उस चमकदार रोशनी की परत के अंदर रहते हुए वो सभी लोग मौत जेल के चारों ओर बनी रचनाकार परत से बाहर निकल गए। मौत जेल के ऊपर बनी रचनाकार परत से बाहर निकलते ही वसु परिवार के लोग, जिनकी मार्शियल क्षमता पूरी तरह से मौत जेल की रचनाकार परत की वजह से दबकर शून्य हो चुकी थी, उनकी मार्शियल क्षमता तेजी से बढ़ते हुए सामान्य हो गई। अपने अंदर फिर से शक्ति का एहसास पाते ही वसु परिवार के लोगों के चेहरों पर खुशियां उमड़ पड़ी। लेकिन ठीक उसी समय इशिका, वसु और मुखिया की गर्दन पर विपुल और अयान ने तलवार रख दी और विपुल ने कहा, तुम लोगों की शक्ति फिर से वापस आ गई है, लेकिन जरा भी होशियारी की तो तुम्हारा धड़ तुम्हारे सिर से अलग पड़ा होगा। विपुल की तलवार से मुखिया की गर्दन पर हल्की चोट लग गई और खून की एक पतली धारा उसकी गर्दन से बहने लगी। जैसे ही मुखिया की ताकत वापस लौटी थी, मुखिया ने सोचा था कि विराज के किसी एक साथी की गर्दन पर चाकू रखकर इशिका वसु को यहां से भगा दे, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, विपुल की तलवार उसकी गर्दन पर आ चुकी थी। मुखिया ने तिरस्कार के साथ कहा, मेरी गर्दन से अपनी तलवार दूर रखो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी गर्दन पर इससे घाव हो रहा है। इस पर विपुल ने कहा, मैंने ये तुम लोगों से ही सीखा है, लेकिन गिरने के स्तर पर तुम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। मतलब तुम लोग भूत प्रजाति के साथ भी हाथ मिला लेते हो। खैर, तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोगों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। विपुल की बात सुनकर मुखिया का चेहरा तन गया, लेकिन मुखिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सदियों से वसु परिवार भूत प्रजाति का सहयोग लेता आया था और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। सभी लोग मौत जेल से बाहर निकलकर वापस से विदिशा के गुप्त पहरेदारों के किले में आ चुके थे। उसी समय विपुल ने विराज से कहा, विराज, मैं चाहता हूं कि तुम, गोल्डन पंख और इनाया भी वसु परिवार के लोगों को सुरक्षित उत्तर सागर छोड़ने के लिए मेरे साथ उत्तर सागर चलो। इन्हें सुरक्षित उत्तर सागर पहुंचाना बहुत जरूरी है। विपुल की बात पर विराज अपनी सहमति देने ही वाला था कि उसी समय किले के एक हिस्से में अफरातफरी मच गई। विदिशा के गुप्त पहरेदार बड़ी संख्या में इधर उधर दौड़ने लगे। किले में लगा खतरे का घंटा बज उठा। ये देखकर विराज और बाकी लोग चौकन्ना हो गए। वहां चारों ओर भगदड़ मच गई थी। तभी विराज ने देखा कि किले के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में विदिशा के गुप्त पहरेदार इकट्ठा हो चुके थे। ये देखकर विराज तेजी से प्रवेश द्वार की ओर चला गया। वहां जाते ही उसने देखा कि सेनापति अंशुमान दो पहरेदारों के कंधे का सहारा लेकर चला आ रहा था। सेनापति अंशुमान का पूरा शरीर खून से लथपथ था और कितने ही घाव उसके शरीर पर थे जिनसे लगातार खून रिस रहा था। ये देखकर विराज हतप्रभ खड़ा रह गया। उसने अपने साथ खड़े युवा विद्वान से पूछा, सेनापति अंशुमान का ये हाल किसने किया है?
आखिर कहा गए थे सेनापति अंशुमान। विराज को अच्छे से मालूम था कि सेनापति अंशुमान एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था और विदिशा नगर में तो किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि अंशुमान को घायल कर सके। इसलिए वो समझ गया था कि सेनापति अंशुमान को ये घाव कहीं बाहर से ही मिले थे। उसी समय विदिशा नगर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी किले के अंदर आ गए और अंशुमान को अपने साथ लेकर चले गए। युवा विद्वान जो सेनापति अंशुमान की दुर्दशा देखकर हैरान खड़ा था, विराज की आवाज ने उसमें थोड़ा हलचल भरी और उसने लाचारी के साथ कहा, सेनापति तो मलय नगर गए थे। हमें वहां ब्लैक फायर पाइथन धर्म के कुछ लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी। उसी सूचना के आधार पर उन लोगों का सफाया करने सेनापति वहां गए थे। मुझे भी वहां जाना था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से मैं नहीं गया। लेकिन ब्लैक फायर पाइथन धर्म के लोग तो ज्यादा से ज्यादा 9th ग्रेड मार्शियल पूर्वज स्तर के ही थे। सेनापति के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। मलय नगर ये नाम सुनते ही विराज का दिल जोरों से धड़क गया। उसके दिल में कुछ बुरा होने की आशंका ने जन्म ले लिया। विराज के चेहरे पर अचानक उभरे भय और आशंका के भावों को देखकर इनाया ने विराज से पूछा, विराज क्या मलय नगर में कुछ गड़बड़ चल रही है? बाबा इस समय मलय नगर में है, विराज ने इनाया की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में पानी भर आया। हालांकि इंद्रावसु एक 9th ग्रेड जीवन रस अमृत योद्धा थे, फिर भी मलय नगर के हालातों के बारे में विराज को कुछ नहीं मालूम था, इसलिए उसका मन अनेक आशंकाओं से भर उठा था। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने अपनी बहन इनाया की तरफ देखा और कहा, इनाया दी, आप और सभी सीनियर कुछ विदिशा के गुप्त पहरेदारों को लेकर वसु परिवार के लोगों को उत्तर सागर छोड़ने चले जाओ। मैं मलय नगर जा रहा हूँ। वहां जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। विराज की इस बात पर इनाया ने कहा, ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। किसी तरह का कोई खतरा मत उठाना। इनाया को मालूम था कि भले ही वो विराज को वहां जाने से रोकने की कोशिश करें, विराज वहां पर जाकर ही रहेगा। इसलिए इनाया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वैसे भी विराज की शक्ति और गोल्डन पंख जैसे शक्तिशाली साथी के साथ होने की वजह से इनाया निश्चित थी कि विराज बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल लेगा। इनाया की हाँ मिलते ही विराज ने अपना सिर हिलाया और गोल्डन पंख को चलने का इशारा किया। इशारा मिलते ही गोल्डन पंख तेजी से आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंचते ही वो इंसानी शरीर को त्याग कर प्रहलाद प्रजाति के अपने सच्चे शरीर में आ गया। इस समय उसका पक्षी शरीर इतना विशालकाय था कि उसकी परछाई पूरे किले पर पड़ रही थी। गोल्डन पंख के आकाश में पहुंचते ही विराज ने अपना पैर जमीन पर दे मारा और स्वर्ग की रफ्तार तकनीक से वो तेजी से उड़ गया। अगले ही पल विराज गोल्डन पंख के ऊपर बैठा था। उसी क्षण दोनों वहां से मलय नगर की ओर उड़ चले। विराज के चले जाने के बाद विपुल और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विपुल को समझ आ रहा था कि विराज अपने पिता की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो उठा था, इसलिए विराज का अचानक से वहां से चले जाना उसके अखरा नहीं। विपुल, इनाया, अयान, यश और विदिशा के कुछ गुप्त पहरेदार तेजी से विदिशा के टेलीपोर्टेशन रचनाकार की ओर चल पड़े। विदिशा में एक टेलीपोर्टेशन रचनाकार था जो सीधा उत्तर सागर लेकर जाता था। वसु परिवार के कैदियों को लेकर विपुल और बाकी लोग तेजी से टेलीपोर्टेशन रचनाकार तक पहुंच गए। रास्ते में उन लोगों को देखकर सभी लोग उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ते चले गए। टेलीपोर्टेशन रचनाकार से होते हुए विपुल और बाकी लोग वसु परिवार के कैदियों को लेकर उत्तर सागर पहुंच गए। अभी तक विराज और गोल्डन पंख मलय नगर पहुंच चुके थे। विदिशा और मलय नगरों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। ऐसे में प्रहलाद प्रजाति के गोल्डन पंख की बहुत तेज उड़ान की वजह से विराज काफी कम समय में ही मलय नगर पहुंच गया था। मलय नगर के समीप पहुंचते ही उन लोगों को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, क्योंकि मलय नगर की हवा में खून की हल्की महक घुली हुई थी जो धीरे धीरे दिमाग पर चढ़ती जा रही थी। हालांकि खून की वो महक बेहद हल्की थी,
लेकिन प्रहलाद प्रजाति के गोल्डन पंख की सूंघने की कमाल की शक्ति के कारण गोल्डन पंख खून की हल्की महक को भांप गया। खून की महक को महसूस करते ही गोल्डन पंख ने विराज को इस बारे में बता दिया। खून की महक, गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने चौंकते हुए कहा। वो नीचे की तरफ अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विराज को हवा में घुली खून की हल्की महक नहीं आ रही थी, लेकिन गोल्डन पंख की बात को उसने नजरअंदाज नहीं किया और वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा खेल चल रहा था। उसी समय गोल्डन पंख ने सतर्कता के साथ कहा, दक्षिण पश्चिम से खून की महक बहुत तेज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। गोल्डन पंख की बात सुनते ही विराज गोल्डन पंख की पीठ पर खड़ा हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली तलवार धार ने उसके शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी परत बना ली थी, जिससे तेज हवा का प्रभाव विराज पर नहीं पड़ रहा था। उसने गोल्डन पंख की पीठ पर खड़े होकर उस दिशा की ओर ध्यान से देखा जिस दिशा की ओर गोल्डन पंख ने बताया था। उसने देखा कि उस जगह पर कई सारी जगहों पर धुआं उड़ रहा था। वो धुआं सामान्य धुएं से इसलिए अलग था कि उस धुएं का रंग लाल था। इससे वहां हवा का रंग भी लाल होता जा रहा था। ये देखकर विराज का दिल धक्कसा रह गया और उसने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, चलो वही चलो, देखते हैं वहां चल क्या रहा है। ऐसा कहते ही सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार उसके हाथों में जगमगा उठी। गोल्डन पंख तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ चला। उसके शरीर से 9 अधूरे संसार ज्वाला अपनी पूर्ण विकरालता के साथ निकलने लगी। इससे विराज के चारों ओर 9 अधूरे संसार ज्वाला का एक पारदर्शी सुरक्षा कवच तैयार हो गया। उस सुरक्षा कवच को तोड़ना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य था। जैसे जैसे गोल्डन पंख और विराज उस जगह के समीप पहुंचते जा रहे थे, हवा में खून की महक गाढ़ी होती जा रही थी। विराज भी अब उस खून की महक को सूंघ पा रहा था। उस खून की महक को महसूस कर विराज समझ गया कि यहाँ पर कुछ बड़ा घटा था, कुछ ऐसा जो बहुत विकराल, खौफनाक और बीभत्स रहा था। हवा में खून की उस घनी महक को सूंघते हुए विराज ने कहा, यहाँ तो चारों ओर खून की तेज गंध आ रही है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ क्या चल रहा था? और मेरे बाबा कहाँ होंगे? आखिर मलय नगर में ऐसा क्या हुआ था जो वहां चारों ओर खून की दुर्गंध फैली हुई थी? मलय नगर ही वो जगह थी जहां पर अंशुमान बुरी तरह से घायल हुआ था, तो क्या इंद्रावसु के साथ भी वहां कोई दुर्घटना घट गई थी? विराज विपुल और बाकी लोगों के साथ वसु परिवार के लोगों को उत्तर सागर लेकर जा रहा था। उसी समय उसे पता चला कि सेनापति अंशुमान मलय नगर में बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये देखकर विराज घबरा गया, क्योंकि उसके पिता इंद्रावसु इस समय मलय नगर में थे। ये सोचकर विराज गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर मलय नगर की ओर उड़ चला। मलय नगर के एकदम नजदीक पहुंचने पर विराज और गोल्डन पंख को हवा में खून की तेज दुर्गंध आने लगी, जिसे सूंघकर वो दोनों समझ गए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रक्तपात हुआ था। इससे विराज के दिलों की धड़कन और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। उसे अपने पिता इंद्रावसु की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। विराज ने देखा कि मलय नगर में चारों ओर लाल रंग का धुआं उड़ रहा था। सारा नगर धुधु करके जल रहा था। इस भयानक और क्रूर नजारे को देखकर विराज ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, हे भगवान, ये तो लगता है कि किसी ने पूरे के पूरे नगर को ही तहस-नहस कर डाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मलय नगर में कोई इतने बड़े स्तर पर नरसंहार कर देगा। पूरे नगर में जहां विराज देख पा रहा था, वहां चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। हालांकि वहां उठ रही ज्वालाएं खून की महक को बाहर जाने से रोक रही थी, फिर भी खून इतना ज्यादा था कि वो ज्वालाएं भी खून की महक को पूरी तरह से बाहर जाने से रोक नहीं पा रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर विराज सोचने लगा, लगता है मलय नगर के सभी लोग इस नरसंहार में मारे गए हैं। उसी समय गोल्डन पंख ने विराज से पूछा, उस्ताद, क्या हमें नीचे उतरकर देखना चाहिए?
ऊपर से तो सिवाय इस लाल धुएं और खून के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई बचा भी है या सब के सब मारे जा चुके हैं। ऐसा कहते ही विराज अपने शरीर से दहकता आकाश ज्वाला निकालने लगा और तेजी से मलय नगर में नीचे की ओर जाने लगा। दहकता आकाश ज्वाला पृथ्वी स्तर की ज्वाला थी। इस ज्वाला में स्वर्गीय स्तर की ज्वाला बनने की संभावना मौजूद थी। मलय नगर में हर तरफ उठने वाली लाल रंग की ज्वाला बेहद सामान्य किस्म की ज्वाला थी और विराज के शरीर के चारों ओर उठने वाली दहकता आकाश ज्वाला को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मलय नगर में आने के बाद विराज ने देखा कि सारा नगर खंडर में बदल चुका था। वहां चारों ओर उठ रही लाल रंग की ज्वाला से सारा नगर खंडर में बदलता जा रहा था। सड़कों गलियों में अनगिनत लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों से निकलने वाले खून से सड़कें लाल रंग की हो चुकी थी। वहां उठ रही ज्वाला की गर्मी से वो खून तेजी से सूखकर सड़क पर जमता जा रहा था। इससे वहां पर खून की दुर्गंध फैल गई थी। ये हत्याएं करने का कितना वहशी तरीका है। उन लाशों को देखकर विराज ने भावुक होते हुए कहा, लेकिन इन सभी लाशों में एक बात समान है। ये सभी की सभी लाशें यहां उठ रही लाल रंग की ज्वाला से जल नहीं रही है। साथ ही सभी के दिल में एक बड़ा छेद है। इसके अलावा किसी भी लाश के शरीर पर कोई और घाव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी ने इन लाशों के दिल चुरा लिए हैं और एक ही वार में इनका कामतमाम कर दिया गया है। गोल्डन पंख, चलो देखते हैं कि क्या सभी लाशों के साथ यही हुआ है। विराज ने देखा कि वहां चारों ओर दूर दूर तक फैली लाशों के दिल गायब थे। इसके अलावा किसी के भी शरीर पर कोई और घाव नहीं था। उसी समय गोल्डन पंख तेजी से मलय नगर के आकाश में चला गया और प्रहलाद प्रजाति के अपने असली विशालकाय पक्षी के शरीर में आ गया। इसके बाद गोल्डन पंख ने पूरे नगर का दौरा किया और लगभग पूरा नगर छानने के बाद वो विराज के वापस लौट आया और उससे कहा, उस्ताद, आपका अनुमान एकदम सही है। नगर में हर जगह हर लाश के शरीर पर एक ही घाव है। सीधा दिल में एक बड़ा सुराग और सभी के दिल गायब है। किसी ने एक ही वार में सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर विराज ने चौंकते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हजारों लोगों का दिल एक ही वार में कोई चुरा ले गया और इससे इन हजारों लोगों की मौत एक साथ हो गई। ऐसा कर पाना किसी साधारण शक्ति के बस की बात नहीं है। जरूर किसी बड़ी और भयानक शक्ति ने ये नरसंहार किया है। एक जीवनस अमृत स्तर के योद्धा के लिए भी इतनी बड़ी तबाही मचाना नामुमकिन है। साथ ही सारे शहर के लोगों का दिल एक साथ चुराने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। ऐसा कहते ही विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें किसी तरह के कोई पंजों के निशान दिख रहे हैं या पंजों के निशान जैसा कुछ दिख रहा है? इस बात पर ध्यान दो कि क्या यहाँ कोई चीज भूत प्रजाति से जुड़ी हुई है। इस वहशी नरसंहार के पैटर्न को देखकर विराज के दिमाग में कोई उभर रहा था। हालांकि अभी तक वो पक्का नहीं कह सकता था कि जिसे वो सोच रहा था वही इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उसे और ज्यादा सबूतों की जरूरत थी। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख ने वहां चारों ओर अपनी 9 अधूरे संसार ज्वाला फैला दी। 9 अधूरे संसार ज्वाला उन कुछ दुर्लभ शक्तियों में से एक थी जो भूत प्रजाति के लोगों को दबा पाती थी। भूत प्रजाति के प्रति 9 अधूरे संसार ज्वाला बेहद संवेदनशील थी। भूत प्रजाति का कोई भी जीव मिलते ही 9 अधूरे संसार ज्वाला की तीव्रता तेजी से बढ़ने लग जाती थी। इस वजह से 9 अधूरे संसार ज्वाला का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता था कि क्या वहां कोई भूत प्रजाति का कोई साक्ष्य मौजूद था। धीरे धीरे गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला पूरे नगर में फैल गई और स्वर्गीय स्तर की 9 अधूरे संसार ज्वाला के प्रभाव की वजह से वहां उठ रही लाल रंग की ज्वाला पूरी तरह से उठना समाप्त हो गई।
विराज वहां बचे अवशेषों को ध्यान से देखकर कुछ साक्ष्य पता लगाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में विराज की नजर एक आधी गिरी दीवार पर जाकर ठहर गई। उस बची हुई आधी दीवार पर एक जालिम पंजों के निशान मौजूद थे। पंजों के वो निशान की ऊंचाई लगभग विराज जितनी थी। हालांकि लाल रंग की ज्वाला के प्रभाव की वजह से पंजों के वो निशान एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। अगर गोल्डन पंख ने 9 अधूरे संसार ज्वाला को सारे नगर में न फैलाया होता तो विराज पंजों के उन निशानों को कभी नहीं ढूंढ पाता। ठीक उसी समय मलय नगर के मुख्य द्वार पर 9 अधूरे संसार ज्वाला विकराल रूप में धधकने लगी। ऐसा लगा कि मानो किसी ने गर्म तेल में ठंडा पानी डाल दिया हो। 9 अधूरे संसार ज्वाला धधकते हुए आग के एक बड़े गोले में बदल गई और आग का वो गोला जाकर जमीन से टकरा गया। 9 अधूरे संसार ज्वाला के इस अजीब बर्ताव को देखकर विराज के मन में कोई शंका नहीं बची। वो आग के उस गोले को देखता हुआ बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भूत प्रजाति इस तरह मलय नगर को तहस-नहस कर डालेगी। क्या सच में भूत प्रजाति के पास इतना शक्तिशाली बल है? पीछे छुटे सबूतों के आधार पर विराज समझ चुका था कि ये किसकी हरकत थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, तो ये भूत प्रजाति की शाखा दिल भक्षक दानव वंश का काम है। हालांकि दिल भक्षक दानव वंश के नाम में दानव नाम था, फिर भी ये दानव प्रजाति से नहीं आता था, ये भूत प्रजाति से आता था। दिल भक्षक दानव को जीवों के दिल खाने में परम आनंद मिलता था। ये दिल भक्षक दानव एक ही वार में सामने वाले के दिल को निकाल लेते थे और सामने वाले की तुरंत मौत हो जाती थी। इस तरह मरने वाले जीव के शरीर पर दिल की जगह पर एक बड़ा छेद हो जाता था। दिल भक्षक दानव अपने खूंखार पंजों के जोड़ों से अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करते थे। ये भी कहा जाता था कि समान स्तर तक का मार्शियल योद्धा दिल भक्षक दानव के शक्तिशाली पंजों के वार को नहीं झेल सकता था। हालांकि ये एक अफवाह थी, कितनी सच कितनी झूठ पता नहीं, लेकिन इससे दिल भक्षक दानव की शक्ति का परिचय तो मिल ही जाता था। विराज को तलवार पूर्वज की तलवार मणि से दिल भक्षक दानव वंश के बारे में जानकारी मिल रही थी। तलवार मणि के मुताबिक आज से 1000 साल पहले एक महान पराक्रमी योद्धा ने दिल भक्षक दानव वंश का अस्तित्व पूरे कैप्लर यूनिवर्स से समाप्त कर दिया था। इसलिए दिल भक्षक दानव वंश का कोई भी जीव इस समय जीवित नहीं हो सकता था। पिछले 1000 सालों में दिल भक्षक दानव वंश के होने का कोई भी सुराग पूरे कैप्लर यूनिवर्स में कहीं भी नहीं मिला था। यदि तलवार पूर्वज की तलवार मणि में इस वंश के जीव के बारे में उल्लेख न होता तो विराज को भी दिल भक्षक दानव वंश के बारे में कुछ पता नहीं चलता। विराज ने वहां चारों ओर पड़ी लाशों को देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि दिल भक्षक दानव वंश अभी भी जीवित है? ऐसा कहकर विराज ने अपना सिर घुमाकर गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, गोल्डन पंख, हमें जिद से जिद काफी सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। मुझे डर है कि मलय नगर में हुए इस नरसंहार की खबर अभी तक पूरे पश्चिमी प्रांत में फैल चुकी होगी। हमें वहां जाकर कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख ने सहमति में अपना सिर हिलाया और आकाश में उड़ गया। विराज भी स्वर्गीय रफ्तार तकनीक से आकाश में उड़ गया और जाकर गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ गया। वो दोनों वहां से उड़ चले। कुछ ही देर में गोल्डन पंख ने लगभग 150 किलोमीटर की दूर तय कर ली। वहां से कुछ आगे जाकर उन्हें एक जगह दिखाई दी जो देखने में किसी उजड़े नगर जैसी लग रही थी। वो दोनों उस उजड़े नगर की बाहरी सीमा पर उतर गए। उस उजड़े नगर की बाहरी सीमा पर सिपाही पहरा दे रहे थे। इसके साथ ही उस नगर के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में सैनिक पहरा दे रहे थे। उस उजड़े नगर में जाने वाले हर इंसान की बारीकी से जांच हो रही थी। ये देखकर ही विराज समझ गया कि मलय नगर में हुए हत्याकांड की खबर यहां तक पहुंच चुकी थी और इस वजह से इस नगर में सुरक्षा के इंतजाम चाक-चौबंद कर दिए गए थे। मुख्य द्वार पर तैनात सिपाहियों ने जैसे ही वहां पर गोल्डन पंख और विराज को देखा तो वो सभी सावधान हो गए और सिपाहियों की एक टुकड़ी तेजी से गोल्डन पंख और विराज की ओर झपटी।
इसका कारण ये भी था कि गोल्डन पंख उस समय प्रहलाद प्रजाति के विशालकाय पक्षी के शरीर में था, जिससे वो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। इससे मुख्य द्वार पर खड़े सिपाही भयाक्रांत हो गए थे। ये देखकर विराज और गोल्डन पंख तेजी से वहां से उड़ गए। उन सिपाहियों के शरीर से निकलने वाली आभा 9th ग्रेड जीवनरस अमृत मार्शियल योद्धा की थी। उसी समय एक आवाज विराज और गोल्डन पंख के कानों में गूंज गई, विराज, गोल्डन पंख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर वो आवाज किसकी थी? आखिर उस अजनबी जगह पर वो कौन था जो विराज और गोल्डन पंख को पहचानता था? क्या उस अजनबी की मदद से विराज मलय नगर में हुई घटना के बारे में गहराई से जानकारी हासिल कर पाएगा, या फिर वो अजनबी विराज के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला था? विराज और गोल्डन पंख मलय नगर में हुई भारी तबाही का सुराग पता लगाने के लिए आसपास जाकर तहकीकात कर रहे थे। उसी समय मलय नगर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर उन्हें एक उजड़े नगर के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा दिखा। विराज जब उन सैनिकों के नजदीक पहुंचा तो उन सैनिकों से जीवन रस अमृत स्तर योद्धा की आभा निकल रही थी। ये देखकर विराज हतप्रभ रह गया। जैसी ही गोल्डन पंख और विराज को उन सैनिकों ने देखा तो वो तेजी से उन दोनों के पास आए। ये देखकर विराज तेजी से उड़ चला। उसी समय विराज के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंज गई, विराज, गोल्डन पंख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विराज सन्न रह गया। वो गोल्डन पंख के साथ वापस उसी जगह पर आ गया और उन सैनिकों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय उन लोगों में से एक का चेहरा विराज को दिखाई दिया। उस चेहरे को देखकर विराज का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुशी के साथ दौड़कर उस इंसान के साथ लिपट गया और लिपटते हुए उसने कहा, बाबा, आप कैसे हैं? मुझे आपकी कितनी चिंता हो गई थी। वो इंसान कोई और नहीं, इंद्रावसु ही थे। इंद्रावसु की खोज में ही विराज मलय नगर आया था। इंद्रावसु लंबे समय से मलय प्रांत में थे। उसी समय इंद्रावसु के पीछे खड़े लोगों में से एक ने विराज को देखकर कहा, विराज, तुम इतनी खतरनाक जगह पर गोल्डन पंख को लेकर क्यों आए हो? इस समय ये जगह खतरों से खाली नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस आवाज को सुनकर विराज ने उस ओर देखा तो उस इंसान को देखते ही विराज पहचान गया। वो आवाज भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस दीन दानव सम्राट कपिलाचार्य की थी। विराज ने कपिलाचार्य की ओर देखकर कहा, विदिशा की गुप्त सेना के पहरेदारों के सेनापति जब घायल होकर वापस लौटे तो मुझे पता चला कि वो मलय प्रांत ब्लैक फायर पाइथन धर्म के छिपे लोगों का शिकार करने आए थे। मुझे मालूम था कि मेरे बाबा भी मलय प्रांत में ही थे। सेनापति के शरीर के घावों को देखकर मुझे अपने बाबा की सुरक्षा की चिंता सताने लगी और मैं यहाँ चला आया। यहाँ आने पर मैंने देखा कि मलय नगर में तो बड़े स्तर का कत्लेआम मचा हुआ है। विराज की बात सुनकर इंद्रावसु ने विराज से कहा, विराज, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें मालूम है कि मलय नगर को तबाह करने से पहले आसपास के कुछ गांवों को तबाह किया गया था। उन गांव वालों का भी दिल निकाल लिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे मलय नगर में हुआ। ऐसा करने वाली शक्ति अब पर्दे के पीछे जा चुकी है। उन गांव वालों के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद मेरे एक मित्र ने इस मामले की तफ्तीश के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पता करता मलय नगर में इतना बड़े स्तर का नरसंहार हो गया। पता नहीं ये किसका किया धरा है, पर ये जो भी शक्ति है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अभी भी यहाँ आसपास हो सकती है। इंद्रावसु की बात सुनकर विराज ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे पास इस मामले से जुड़ी कुछ जानकारी है, शायद इससे कोई लाभ मिल सके। मैंने मलय नगर में जांच की थी। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये नरसंहार दिल भक्षक दानव का किया गया है और उनकी संख्या कम से कम 100 के आसपास तो होगी। मलय नगर की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, केवल एक या कुछ दिल भक्षक दानवों के बस का इतनी बड़ी जनसंख्या को मार गिराना नहीं है। दिल भक्षक दानवों की संख्या काफी ज्यादा ही रही होगी। दिल भक्षक दानव, इंद्रावसु ने चौंकते हुए कहा।
कपिलाचार्य ने तेज गुस्से में लगभग अपना आपा खोते हुए विराज पर चिल्लाते हुए कहा, विराज, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी बोले चले जा रहे हो। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? और जिस वंश की तुम बात कर रहे हो ना, उस दिल भक्षक दानव वंश का 1000 साल पहले एक महान पराक्रमी योद्धा ने पूरी तरह से सफाया कर दिया था। तो फिर 100 के आसपास दिल भक्षक दानवों का जिंदा होना कैसे मुमकिन है? बेकार में अफवाह मत फैलाओ। कपिलाचार्य का गुस्सा 7वें आसमान तक जा चुका था। दिल भक्षक दानव का नाम सुनकर ही घबराहट का दौरा उन्हें पड़ गया था। दानव प्रजाति के इतिहास में दिल भक्षक दानव प्रजाति उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुके थे और किसी तरह बड़ी मुश्किल से उनका दमन हो सका था। ऐसे में उनके फिर से लौटकर आने की संभावना ही दिल को दहला देने के लिए काफी थी। इसलिए अगर विराज ने जो कहा वो सच था तो ये एक बहुत बड़े खतरे की दस्तक थी, जिससे दूर रह पाना कपिलाचार्य के लिए भी नामुमकिन ही था। दानव और भूत प्रजाति के बीच रंजिश मानव और भूत प्रजाति की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी थी। कपिलाचार्य के क्रोध से तमतमाने के बावजूद विराज ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, क्षमा करें ज्येष्ठ, लेकिन मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। यही सत्य है, ये काम दिल भक्षक दानव वंश का है। भले ही मलय प्रांत सीमा के बेहद नजदीक है, फिर भी सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम काफी सख्त है। ऐसे में बिना किसी की नजरों में आए सीमा पार करना मुमकिन नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब अंदर का ही कोई परिवार उनकी गुपचुप तरीके से मदद न कर रहा हो। वसु परिवार विराज की बात सुनते ही इंद्रावसु ने चीखते और चौंकते हुए कहा, पूरे कलिंजर एम्पायर में एक वसु परिवार ही था जिसका सदियों से भूत प्रजाति के साथ संबंध रहा था। वसु परिवार ने भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति के साथ मिलकर वर्धन परिवार और भी न जाने कितने ही परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। ऐसे में केवल राजधानी का वसु परिवार ही था जो दिल भक्षक दानव को चोरी छिपे सीमा पार कराने में मदद कर सकता था। इंद्रावसु के कहे गए शब्दों पर अपनी सहमति दर्शाते हुए विराज ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल। साक्ष्य तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वसु परिवार ने ही इन लोगों को घुसने में मदद की है। दिल भक्षक दानव वंश के लोग बहुत ही ज्यादा वहशी और दरिंदे हैं। ऐसे में इतने शक्तिशाली दरिंदों को लंबे समय तक कलिंजर एम्पायर में छिपाए रखने के लिए वसु परिवार ने आखिर किस स्तर की शक्ति का उपयोग किया होगा और इतने लंबे समय तक छिपाए रखने में कामयाब भी कैसे रहे होंगे? ये सुनकर कपिलाचार्य ने गुस्से और नफरत से भरकर कहा, क्या फर्क पड़ता है कि वसु परिवार ने इन्हें छिपाया कैसे होगा? वसु परिवार के लोगों ने हमेशा ही भूत प्रजाति के साथ गठबंधन किया है, इसलिए ये इन्हीं का किया धरा है। इस वसु परिवार का अब कुछ करना होगा। मैं अभी अपने परिवार के शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाता हूँ। हमें चलकर इस वसु परिवार को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए कपिलाचार्य ने क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच ली। कपिलाचार्य के क्रोध को देखकर और राजधानी के वसु परिवार को जड़ से समाप्त करने की बात सुनकर विराज अंदर तक सकपका गया। उसे मालूम था कि मामला इतना सरल नहीं था। वसु परिवार पिछले 1000 सालों से अपनी हदें पार करता आया था, फिर भी उसका अस्तित्व आज भी था। इसके कुछ ठोस कारण थे। विराज के खुद के पास तलवार पूर्वज राजमल प्रथम, चट्टानी सम्राट पार्शल जैसे योद्धाओं का साथ था। साथ ही चीखता दानव ड्रैगन एक संत स्तर का योद्धा था। इन सबके सहयोग से विराज अकेला ही वसु परिवार के अंदर गदर मचा सकता था। लेकिन बात फिर वही आकर रुक जाती थी कि वसु परिवार के पास अभी भी 1000 साल समाप्त होने के बावजूद कलिंजर एम्पायर के राजा का परछाई संरक्षण मौजूद था, और जब तक वो परछाई संरक्षण समाप्त नहीं हो जाता तब तक राजधानी के वसु परिवार का जड़ से सफाया करना मुमकिन नहीं था। इसके साथ ही वसु परिवार हड्डी प्रजाति और भूत प्रजाति के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही वसु परिवार बाहरी दुनिया की भी कई शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था। इस वजह से वसु परिवार के लोग बाहरी दुनिया में भी मौजूद थे।
ऐसे में वसु परिवार की सभी जड़ों को जाने समझे बिना उनका पूरी तरह से सफाया करना संभव नहीं था, और अगर वसु परिवार के लोग जिंदा बचे रह जाते तो वो गुप्त रूप से कार्यवाही करके कलिंजर एम्पायर में बड़ी तबाही ला सकते थे। और अगर राजधानी के वसु परिवार पर सीधा हमला कर दिया जाता तो कलिंजर एम्पायर के शासक को परछाई संरक्षण की वजह से वसु परिवार के पक्ष में अपनी शक्तिशाली सेना उतारनी पड़ती, जिसका मतलब ये था कि राजधानी के वसु परिवार को तबाह करने से पहले कलिंजर एम्पायर के राजा की शक्तिशाली सेना को तबाह करना पड़ता। इसलिए विराज कपिलाचार्य के वसु परिवार को जड़ से समाप्त करने की किसी भी कोशिश से सकपका गया था। भले ही कपिलाचार्य दानव प्रजाति और सोने के कपिल पंख प्रजाति की मदद लेकर वसु परिवार पर हमला कर देते, लेकिन वो राजधानी के वसु परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उल्टे इससे दानव प्रजाति और सोने के कपिल पंख प्रजाति के मानव प्रजाति से संबंध खराब हो जाते। इंद्रावसु ने कपिलाचार्य को शांत करते हुए कहा, भले ही वसु परिवार के लोग बाहरी दुनिया के साथ चोरी छिपे गठबंधन बना रहे हो, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए ऐसे ही उन पर हमला करना मूर्खता होगी। हमें बहुत सोच समझकर और शांति के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। इस समय हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इंद्रावसु की बात सुनकर कपिलाचार्य शांत हो गए। उन्हें भी ये सब मालूम था। सोने के कपिल पंख प्रजाति के संत स्तर के योद्धा भी दिल भक्षक दानव के हाथों मारे जा चुके थे। इस वजह से वो दिल भक्षक दानव वंश का नाम सुनकर वो अपना आपा खो बैठे थे। कपिलाचार्य ने शांत होते हुए विराज से पूछा, विराज, इस मामले में तुम्हें काफी जानकारी है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कपिलाचार्य के विराज के साथ संबंध भले ही सीमित थे, लेकिन वो विराज की अतुलनीय प्रतिभा को पहचान चुके थे। फिर चाहे विराज का हद से ज्यादा तेज गति से अपनी शक्ति बढ़ाना हो या गोल्डन पंख जैसे दैत्याकार जानवर के साथ इतनी कम उम्र में आत्मा का संबंध विकसित कर लेना हो, या फिर अपनी शक्ति से संत स्तर के योद्धा को मौत के घाट उतार देना हो, इन सब कारणों से कपिलाचार्य का भरोसा विराज के ऊपर काफी बढ़ चुका था। कपिलाचार्य के सवाल को सुनकर विराज गंभीर हो उठा। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें मलय प्रांत से वसु परिवार के लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। विराज के मुताबिक भले ही वो राजधानी के वसु परिवार को जड़ से नहीं उखाड़ सकते थे, लेकिन वो मलय प्रांत के वसु परिवार के लोगों का सफाया तो जरूर कर सकते थे। उसने कहा, जब हम मलय प्रांत के वसु परिवार के लोगों पर हमला करेंगे तो वसु परिवार के लोग अपने आप को बचाने के लिए दिल भक्षक दानव वंश की मदद मांगेंगे, और इस तरह दिल भक्षक दानव वंश को समाप्त करने के क्रम में हम मलय प्रांत से वसु परिवार के लोगों का भी सफाया कर देंगे। विराज की योजना बेहद खतरनाक थी। इस योजना में उसका सामना सीधे सीधे दिल भक्षक दानव से होने वाला था, जिसकी शक्ति के सामने संत स्तर का योद्धा भी कमजोर पड़ जाता था। तो क्या विराज इतने शक्तिशाली दानव का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल हो पाएगा, या फिर उसे इसकी कोई भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी? कपिलाचार्य ने विराज से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? कपिलाचार्य की बात पर विराज ने जवाब दिया, हमें मलय प्रांत से वसु परिवार का नामोनिशान मिटा देना होगा। हम भले ही राजधानी के वसु परिवार को मार नहीं सकते, लेकिन हम मलय प्रांत से वसु परिवार का नामोनिशान जरूर मिटा सकते हैं। राजधानी के वसु परिवार के पास भले ही परछाई संरक्षण था, इस वजह से कलिंजर एम्पायर के शासक परिहार परिवार की राजधानी के वसु परिवार को सुरक्षा देना मजबूरी थी। परिहार परिवार भी राजधानी के वसु परिवार से नफरत करता था। इस कारण से यदि कलिंजर एम्पायर में राजधानी से बाहर वसु परिवार का सफाया कर दिया जाता तो इससे राजधानी के शासक परिवार परिहार वंश किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करते। इस कारण से विराज मलय प्रांत से वसु परिवार का सफाया करने की सोच रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने विदिशा नगर से वसु परिवार का सफाया कर दिया था और राजधानी के शासक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य ने गुस्से से कहा,
क्या ये वही बात नहीं है जो मैंने कुछ देर पहले कही थी? बस मैं पूरे के पूरे वसु परिवार के सफाई की बात कर रहा था और तुम मलय प्रांत में वसु परिवार के सफाई की बात कर रहे हो। इस पर विराज ने जवाब दिया, लेकिन हम ये काम नहीं करने वाले। जैसे ही हम मलय प्रांत में वसु परिवार के लोगों पर हमला करेंगे तो इससे मलय प्रांत के वसु परिवार के लोग घबरा जाएंगे। राजधानी के वसु परिवार के लोग भी इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं होंगे। इस कारण से एकाएक मलय प्रांत के वसु परिवार को वो लोग मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे मलय प्रांत के वसु परिवार के लोग हड़बड़ी में दिल भक्षक दानव प्रजाति का साथ लेंगे और हमें दिल भक्षक दानवों का नाश करने का मौका मिल जाएगा। विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य ने विराज की ओर देखकर कहा, तुम्हारा कहने का अर्थ है कि हम लोग वसु परिवार के लोगों पर हमला नहीं करेंगे बल्कि किसी और से करवाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि दिल भक्षक दानव प्रजाति को झेल पाना उन बाहरी लोगों के बस की बात होगी? जैसे ही वो बाहरी लोग मलय प्रांत के वसु परिवार के लोगों पर हमला करेंगे, दिल भक्षक दानव उन सभी को एक झटके में मार देंगे। कपिलाचार्य के अनुसार इंद्रावसु और विराज में दिल भक्षक दानव के हमले को झेलने की क्षमता थी, लेकिन मलय प्रांत के बाकी योद्धाओं में ऐसे हमले को झेलने की क्षमता नहीं थी। भूत प्रजाति के ही एक हत्यारे ने सोने के कपिल पंख प्रजाति के एक संत स्तर के योद्धा को मार गिराया था, इसलिए भूत प्रजाति के हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इस पर विराज ने कहा, ज्येष्ठ समय आने पर आपको पता चल जाएगा। खैर, यहाँ चारों ओर काफी लोग हैं, हमें किसी गुप्त जगह चलकर इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। हालांकि इंद्रावसु ने अपने, कपिलाचार्य और विराज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाई ली थी, फिर भी विराज को डर था कि कहीं कोई उनकी बात छिपकर न सुन रहा हो। विराज की बात सुनकर कपिलाचार्य और इंद्रावसु ने सहमति से अपना सिर हिलाया। वो दोनों विराज को नगर के अंदर लेकर आ गए। विराज ने देखा कि उन दोनों के साथ जो सुरक्षा प्रहरी थे वो दोनों सुरक्षा प्रहरी 9th ग्रेड जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा थे। विराज और गोल्डन पंख जल्दी ही शहर के अंदर बने हुए उस नगर के गवर्नर के महल पहुंच गए। हालांकि उस महल की दशा काफी जर्जर थी। उस महल के अंदर जाने पर वो सभी एक बड़े हॉल में पहुंच गए। उस विशालकाय हॉल के एक किनारे पर एक इंसान खड़ा था, जिसका चेहरा एकदम सपाट था। उसके बाल घुंघराले थे और उसने गवर्नर की वर्दी पहनी हुई थी और उसके अंदर से प्रभावशाली आभा निकल रही थी। इंद्रावसु ने उस इंसान की ओर इशारा करते हुए विराज से कहा, विराज, इनसे मिलो, ये है तुम्हारे वरिष्ठ और मेरे अजीज मित्र कालवर्मन। विराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बेहद सम्मान के साथ कहा, मैं ज्येष्ठ तात को प्रणाम करता हूँ। अब विराज को समझ आ रहा था कि अपने किस मित्र के कहने पर उसके बाबा मलय प्रांत आए थे और यहाँ पर हो रहे हमलों की तहकीकात में लगे थे। इंद्रावसु ने कहा, मेरे अजीज मित्र कालवर्मन कलिंजर एम्पायर के बहुत प्रसिद्ध जीनियसों की सूची में शुमार है। आज से 20 बरस पहले जब मैं राजधानी में रहकर वहां सक्रिय था, उस समय हम दोनों को राजधानी की दोहरी दीवार कहा जाने लगा था। अच्छा, तो ये हैं हमारे भतीजे। कालवर्मन ने पहले इंद्रावसु और फिर विराज की ओर देखकर कहा, हमारे भतीजे का नाम बहुत तेजी से कलिंजर एम्पायर के शिखर पर चढ़ता जा रहा है। कलिंजर संस्थान के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में तुम्हारा नाम उभर रहा है। तुम्हारी प्रतिभा को अग्निदेवी वैधी की प्रतिभा से भी ज्यादा आंका जा रहा है विराज। सच में तुम्हारे पास कमाल का भाग्य है। हमारी भतीजी भी संस्थान के सबसे शक्तिशाली योद्धा मानी जा रही है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वर्धन परिवार का सूरज फिर से कलिंजर एम्पायर के आसमान पर चमकेगा। इंद्रावसु ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मित्र कालवर्मन, बहुत तारीफ कर ली तुमने। ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो विराज हवा में उड़ने लगेगा। अभी इसे बहुत कुछ हासिल करना है और उसके लिए बहुत कीमत चुकानी है इसे। इंद्रावसु की बात सुनकर विराज चुप ही खड़ा रह गया। इंद्रावसु की बात पर कालवर्मन ने हंसते हुए कहा, क्या भाई इंद्रावसु, तुम भी इतना नहीं सोचते?
वैसे भी नैसर्गिक प्रतिभा और सौभाग्य ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाते। विराज के पास नैसर्गिक प्रतिभा है जो इसे औरों से अलग और खास बनाती है। नहीं तो क्यों केवल अग्निदेवी का ही नाम इतने लंबे समय तक छाया रहा। इतने लंबे समय के बाद भी आज तक कोई नहीं हुआ जो उसके नाम से ऊपर उठा हो, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं जन्म से क्षमता लेकर पैदा होती है। इसलिए विराज की तारीफ होने पर भी उसके प्रदर्शन पर इसका नकारात्मक असर नहीं होगा। ये सुनकर इंद्रावसु ने बात को बदलते हुए कहा, खैर, विराज के पास मलय नगर में हुए हत्याकांड का कुछ सुराग है। इंद्रावसु की बात सुनते ही कालवर्मन की आंखें चमक उठी। वो तेजी से विराज की तरफ मुड़े और उन्होंने चौंकते हुए पूछा, विराज, क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुराग है? कालवर्मन मलय प्रांत का गवर्नर था। मलय प्रांत की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। ऐसे में मलय नगर में हुए इस हत्याकांड के लिए वही जवाबदेह था। इस कारण कालवर्मन पर इस बात का बहुत भारी दबाव था कि वो जल्द से जल्द मलय नगर में हुए हत्याकांड के असली गुनहगारों की न सिर्फ पहचान करें अपितु उन्हें इसका उचित दंड भी दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे डर था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए हमलावरों के बारे में विराज के पास कोई सुराग था, ये जानकर उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ सुराग तो मुझे मिले हैं। मलय नगर में हुए इस दुर्दांत हत्याकांड के पीछे भूत प्रजाति के दिल भक्षक दानव वंश का हाथ है। भूत प्रजाति के ये दानव इस तरह छिपकर इतना खूंखार हमला करने के लिए ही जाने जाते हैं। दिल भक्षक दानव केवल एक ही वार में बड़ी संख्या में कत्लेआम मचा सकते हैं। इनकी यही विशेषता होती है कि मरने वाले के शरीर में दिल की जगह पर एक बड़ा सुराग बन देते हैं। कालवर्मन ने अपने पूरे जीवन काल में दिल भक्षक दानव के होने के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। उन्हें तो लगा था कि मलय नगर में हुआ ये हत्याकांड ब्लैक फायर पाइथन धर्म जैसे ही किसी हत्यारे समूह द्वारा किया गया था और ये समूह किसी धार्मिक कर्मकांड को करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दे बैठा था। लेकिन अब विराज की बात सुनकर कालवर्मन को समझ आ रहा था कि मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और उलझा हुआ था, क्योंकि अगर सच में कोई ब्लैक फायर पाइथन धर्म जैसा समूह होता तो वो आसपास की सेनाओं को मिलाकर उस समूह को आसानी से नष्ट कर डालता। लेकिन अगर ये काम भूत प्रजाति का था तो उसे डर था कि भूत प्रजाति के वो हत्यारे अभी तक मलय प्रांत से जा चुके होंगे और हो सकता था कि वो कलिंजर एम्पायर से भी बाहर जा चुके हो। इन हालातों में भूत प्रजाति के हत्यारों को ढूंढकर उन्हें मार पाना हद से ज्यादा मुश्किल काम बन जाता। विराज ने कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि दिल भक्षक दानव को यहाँ पर कोई पाल रहा था। ये सुनते ही कालवर्मन के चेहरे के भाव बहुत ज्यादा गंभीर हो उठे। ऐसे खूंखार और वहशी दानव को पालने वाले की पृष्ठभूमि कितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, ये सोचकर ही रूह तक कांप जाए। इस पर विराज ने सिर हिलाते हुए कहा, परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनका एक ही समाधान होता है, उनका सामना करना। जितना मेरी जानकारी है उसके हिसाब से भूत प्रजाति के दिल भक्षक दानव की स्थिति बहुत ही खास होती है। भूत प्रजाति के लिए पैतृक भूमि को छोड़कर लंबे समय तक बाहर रह पाना संभव नहीं है, जब तक कि ये किसी बाहरी के साथ आत्मा का संबंध न बना ले और वो बाहरी ही इन्हें पाले और बढ़ा करें। इसके अलावा अपनी पैतृक भूमि से लंबे समय तक दूर रहने का कोई और तरीका नहीं है। विराज को तलवार पूर्वज की तलवार मणि से मिल रही जानकारी के हिसाब से भूत प्रजाति के पैतृक भूमि भूत प्रजाति की दलदल से ही दिल भक्षक दानव पैदा होते हैं और वो उसी भूमि में पोषित होते हैं। इस कारण वो उस भूमि को नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन समय के साथ इन दानवों ने अपने आत्मा के संबंध बाहरी लोगों के साथ बनाने शुरू कर दिए। इससे दिल भक्षक दानवों को अपनी पैतृक भूमि से लंबे समय तक बाहर रहने का रास्ता मिल गया। आगे चलकर इस प्रजाति के जीव आपस में बड़ी संख्या में मिल गए और आत्मा के संबंध के जरिए बाहरी दुनिया में चले गए और बाहरी दुनिया पर हमला कर दिया।
इसके बाद बाहरी दुनिया के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस प्रजाति को नष्ट कर दिया। हालांकि इस क्रम में बाहरी दुनिया के उन लोगों को दिल भक्षक दानवों को बाहर की दुनिया में ले जाने का रास्ता मिल गया था, लेकिन तब तक ये प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। बाहरी दुनिया की 100 प्रजातियों की सम्मिलित सेना भूत प्रजाति की इस पैतृक भूमि को रक्त संबंध श्राप देकर चली गई थी। इस रक्त संबंध श्राप की वजह से दिल भक्षक दानव प्रजाति के लोग बाहरी दुनिया के साथ आत्मा का संबंध नहीं बना सकते थे। इससे समय के साथ पूरे कैप्लर यूनिवर्स से ये प्रजाति गायब हो गई। लेकिन अब लगता है कि भूत प्रजाति के पैतृक भूमि में ये प्रजाति आज भी जिंदा थी और अब भूत प्रजाति के साथ गठबंधन रखने वाली कई शक्तियों के पास ये दिल भक्षक दानव मौजूद थे और ये शक्तियां गुप्त रूप से इन्हें पाल रही थीं। हालांकि शायद कलिंजर एम्पायर से बाहर की दुनिया के मानव प्रजाति के लोग इस बात को जानते थे और क्योंकि कलिंजर एम्पायर उनके लिए एक जंगली और बर्बर जगह थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस जानकारी को कलिंजर एम्पायर के साथ साझा नहीं किया था। यही कारण था कि कालवर्मन इस तरह के जीव के हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। धीरे धीरे कालवर्मन को समझ आ रहा था कि जिस दिल भक्षक दानव को वो विलुप्त मान चुके थे, वो दानव कई शक्तिशाली परिवारों के द्वारा लंबे समय से पाला जा रहा था और मलय नगर में हुई त्रासदी ने इस बात पर मोहर भी लगा दी थी। तो ऐसे में विराज, कालवर्मन, इंद्रावसु, कपिलाचार्य आखिर क्या करने वाले थे? बाहरी दुनिया में कुछ लोग चुपचाप चोरी छिपे दिल भक्षक दानव को पाल रहे थे, लेकिन बाहरी दुनिया के लोगों ने इस बात की कोई भी सूचना कलिंजर एम्पायर के लोगों को नहीं दी, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग तो कलिंजर एम्पायर के लोगों को किसी भी लायक नहीं समझते थे। इस कारण जब दिल भक्षक दानवों ने गुपचुप तरीके से मलय नगर को शमशान घाट में बदल दिया, तो ये हत्याकांड सभी लोगों के लिए एक अबूझ पहेली की तरह बन गया। वो तो विराज को तलवार पूर्वज की तलवार मणि से जानकारियां मिल रही थी, जिसकी बदौलत वो इस मलय नगर में हुए सामूहिक हत्याकांड में शामिल दिल भक्षक दानव वंश को पहचान सका। कालवर्मन के लिए भी ये खबर हैरान कर देने वाली थी। उसने कलिंजर एम्पायर के किसी भी कोने में कभी भी दिल भक्षक दानव वंश से जुड़ी किसी घटना के बारे में नहीं सुना था। ऐसे में इस जीव का नाम अचानक से सामने आने पर वो पूरी तरह से हतप्रभ रह गए थे। विराज से दिल भक्षक दानव के बारे में जानकर कालवर्मन अंदर तक निराशा से भर उठे। उन्होंने थोड़ा निराशा के साथ कहा, विराज, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि दिल भक्षक दानव को पालने वाला कौन था। कालवर्मन और इंद्रावसु को साथ में देखकर लोग उन्हें कलिंजर एम्पायर की दोहरी दीवार कहकर पुकारते थे। कालवर्मन को उसकी प्रतिभा के साथ साथ उसके शातिर और तेज दिमाग की वजह से भी जाना जाता था। यही कारण था कि कालवर्मन ने आसानी से भांप लिया था कि विराज के दिमाग में दोषी का नाम चल रहा था। कालवर्मन के सवाल पर विराज ने जवाब दिया, भूत प्रजाति 100 प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक है। ऐसे में भूत प्रजाति से दिल भक्षक दानव को बाहर निकालकर कलिंजर एम्पायर के अंदर लाने के लिए कम से कम जीवनरस अमृत मार्शियल स्तर का योद्धा होना जरूरी है। ये सुनने के बाद कालवर्मन ने कुछ सोचकर कहा, वसु परिवार। विराज की बातें सुनकर कालवर्मन को समझ आ गया था कि उसके शक की सुई कहां पर आकर ठहर रही थी। कलिंजर एम्पायर में कुछ ही शक्तियां थी जिनके पास जीवनरस अमृत स्तर का योद्धा था। ये परिवार थे शाही परिहार परिवार, वसु परिवार, दक्ष परिवार, रुद्र परिवार, चंद्रवंशी परिवार, वर्धन परिवार। रुद्र परिवार के बारे में ये कहा जाता था कि एक जीवनरस अमृत योद्धा इसकी रक्षा कर रहा था। हालांकि लंबे समय से किसी ने भी उस योद्धा को नहीं देखा था। इस कारण से कई शक्तियों को लगता था कि रुद्र परिवार उनके साथ छल कर रहा था। कालवर्मन के रुद्र परिवार के साथ गहरे संबंध थे, इस कारण से वो जानते थे कि रुद्र परिवार में सच में एक जीवनरस अमृत स्तर का योद्धा मौजूद था। लेकिन वो योद्धा भूत प्रजाति के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया और अब वो योद्धा एकांतवास में रहकर साधना के बल पर अपनी चोटों का उपचार कर रहा था। इस कारण से रुद्र परिवार का घोर शत्रु भूत प्रजाति बन चुकी थी।
ऐसे में रुद्र परिवार भूत प्रजाति के किसी भी सदस्य को अपने यहाँ हरगिज नहीं पालने वाला था। शाही परिहार परिवार, जो कलिंजर एम्पायर के संस्थापक होने के साथ साथ इसके राजा भी थे, उन्हें तो हमेशा से ही भूत प्रजाति से मिली चुनौतियों की वजह से काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। भूत प्रजाति ने हमेशा ही कलिंजर एम्पायर के अंदर उत्पात मचाया था और हर बार राजा होने के नाते परिहार परिवार को भूत प्रजाति का सामना करना पड़ता था। इस कारण से शाही परिहार परिवार का भूत प्रजाति के किसी भी सदस्य को अपने यहाँ पनाह देना या पालने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता था। चंद्रवंशी परिवार का तो भूत प्रजाति के साथ नफरत भरा रिश्ता था। चंद्रवंशी परिवार के पूर्वज करालवंत चंद्रवंशी कलिंजर एम्पायर के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें भूत प्रजाति के ही एक हत्यारे ने मारकर घायल कर दिया था। कुछ समय तक अपने घावों से लड़ने के बाद वो मर गए थे। इसके बाद चंद्रवंशी परिवार और भूत प्रजाति में लंबे समय तक संघर्ष चला था। इससे दोनों के रिश्ते आज भी आग और पानी की तरह के थे। दक्ष परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दक्ष परिवार के तीसरी पीढ़ी के एक महान योद्धा जीवनरस अमृत स्तर को छूने में सफल रहे थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 30 साल थी। वो महान योद्धा भूत प्रजाति के एक हमले में मारे गए थे। इस कारण से दक्ष परिवार और भूत परिवार भी जानी दुश्मन बन चुके थे। इस तरह सभी शक्तियों में एक ही परिवार बचता था और वो था वसु परिवार। वसु परिवार के बारे में सब जानते थे कि कैसे वर्धन परिवार को नष्ट करने के लिए वसु परिवार के लोगों ने भूत परिवार के साथ गुप्त रूप से हाथ मिलाकर अंदर ही अंदर वर्धन परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया था। आगे चलकर जब तक अन्य परिवारों को मालूम चला कि वसु परिवार भूत प्रजाति के साथ मिलकर वर्धन परिवार के साथ षड्यंत्र कर रहा था, तब तक वर्धन परिवार कमजोर हो चुका था। उस समय वर्धन परिवार की मदद करने में किसी को भी कोई लाभ नहीं दिखा, इसलिए सभी परिवार चुप रह गए। वही बात अगर वसु परिवार की करें तो वसु परिवार के पास ऐसे योद्धा भी थे जो दिल भक्षक दानव के साथ आत्मा का संबंध जोड़कर उन्हें पाल सकें, बढ़ा कर सके और उनका इस्तेमाल कर सकें। वर्तमान में वसु परिवार के युवा अपने पूर्वजों की तुलना में काफी कमजोर हो चुके थे। इसलिए सभी शक्तिशाली परिवार वसु परिवार को मिले परछाई संरक्षण का समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे कि एक बार परछाई संरक्षण समाप्त हो और वो वसु परिवार पर हमला करके उसे जड़ से समाप्त कर दे। शायद यही कारण भी था कि वसु परिवार बाहर की शक्तियों के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। यही बात कालवर्मन को समझ आ रही थी, इसलिए वो विराज का इशारा समझ गए। उसी समय इंद्रावसु ने तेज आवाज में कहा, मुझे लगता है कि वसु परिवार के अलावा कोई और नहीं हो सकता जो भूत प्रजाति के साथ हाथ मिलाकर इस तरह का घृणात्मक काम कर सके। वर्धन परिवार के पतन का कारण भी यही था कि वसु परिवार ने भूत प्रजाति और हड्डी प्रजाति के साथ हाथ मिला लिया था। उन दोनों की बात सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिस समय मैं संस्थान से बाहर निकला था उस समय वसु परिवार के हत्यारों ने हमारे ऊपर हमला किया था। उन्हीं हत्यारों में से एक भूत प्रजाति का परछाई भूत वंश का हत्यारा था। ये भी एक कारण है कि मुझे लगता है कि दिल भक्षक दानव को पालने वाला परिवार कोई और नहीं वसु परिवार ही है। विराज और इंद्रावसु की बातें सुनकर कालवर्मन के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उन्होंने दोनों की तरफ देखकर कहा, भले ही हमें ये पता लग चुका है कि भूत प्रजाति के साथ मिलकर ये घृणित कार्य वसु परिवार का काम था, फिर भी परछाई संरक्षण की वजह से हम वसु परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर लाचारी के साथ कालवर्मन ने कहा, इस घटना के बाद वसु परिवार के लोग अभी तक दिल भक्षक दानवों को किसी दूसरी जगह पर भेजकर उन्हें छिपा चुके होंगे। ऐसे में वसु परिवार के ऊपर हमला करके भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। कालवर्मन की बात सुनकर इंद्रावसु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर विराज को लेकर आया हूँ। तुम्हें विराज की बात सुननी चाहिए भाई। इंद्रावसु की बात सुनकर कालवर्मन के अंदर उम्मीद का दिया फिर से जगमगा उठा और वो तेजी से विराज के नजदीक आए और विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने विराज से पूछा,
क्या ये सच है? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? ऐसा कहते हुए वो उम्मीद भरी नजरों से विराज को देखने लगे। ये सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। विराज और कालवर्मन अगर बड़ी संख्या में एकत्र होकर कोई कार्यवाही नहीं करते तो इससे वसु परिवार को यही संदेश जाता कि उनके सामने कोई खतरा नहीं था। ऐसे में वसु परिवार के लोग निश्चित हो जाते और फिर से मलय प्रांत के किसी हिस्से में दिल भक्षक दानव वंश का सहयोग लेकर तबाही मचा देते। अगर ऐसा हो जाता तो विराज को पूरा यकीन था कि वो उन दिल भक्षक दानवों का मार सकता था। इस तरह भले ही वो वसु परिवार को सीधे सीधे नहीं मार सकता था, लेकिन दिल भक्षक दानवों को मारकर वसु परिवार की एक बड़ी शक्ति उनसे जरूर छीन सकता था। अच्छी बात ये थी कि विराज के पास एक ऐसा प्यादा था जिससे वो वसु परिवार पर हमला करवा सकता था। वो प्यादा था चीखता दानव ड्रैगन चारकोल, जो तारों की छाव का रखवाला था। तारों की छाव के 8वें नियंत्रक कालपी वर्धन थे और अब 9वां नियंत्रक विराज था। हालांकि चारकोल थोड़ा भरोसेमंद कम था, लेकिन वो एक संत स्तर का योद्धा था जिससे वो बहुत खास बन जाता था। उसे सीधे सीधे चारकोल की जरूरत भी नहीं थी। बस चारकोल के एनर्जी के सार के साथ उसकी आभासी आकृति से भी विराज का काम चल जाता। चारकोल के साथ साथ चट्टानी सम्राट मोक्ष भी हमला कर सकते थे। अगर वो अपनी आभासी आकृति से हमला करते तो इस बात की संभावना काफी कम थी कि वसु परिवार उनकी पहचान को समझ सके। विराज के मुताबिक जैसे ही चारकोल और चट्टानी सम्राट की आभासी आकृति मलय प्रांत के वसु परिवार पर हमला करती, वैसे ही मलय प्रांत का वसु परिवार अपनी रक्षा के लिए दिल भक्षक दानवों का उपयोग दोनों आभासी आकृतियों को नष्ट करने के लिए करता, और ये वही समय होता जब विराज बीच में आकर दिल भक्षक दानवों का संहार करके सारी बाजी पलट देता। विराज की योजना जानकर कालवर्मन की आंखें चमक उठी। उन्होंने विराज को गहरी नजरों से देखा और कहा, अगर इन दुष्ट वसु परिवार के लोगों के पास परछाई संरक्षण नहीं होता तो ये लोग कब के मारे जाते। फिर भी चलो, इन्हें मार नहीं सकते, कम से कम इनकी एक बाह तो काट ही सकते हैं। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल काटेंगे। मैं कुछ ज्येष्ठ शक्तिशाली योद्धाओं को जानता हूं। वो कलिंजर एम्पायर में कोई खास प्रसिद्ध नहीं है और कलिंजर एम्पायर के अंदर बहुत कम लोग हैं जो उन्हें जानते होंगे। हम वसु परिवार पर हमला करने के लिए उन लोगों का उपयोग कर सकते हैं। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। विराज की योजना सुनकर कालवर्मन अंदर से थोड़ा निराश थे। उन्हें लगा था कि विराज के पास राजधानी के वसु परिवार का खात्मा करने की कोई योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। विराज के पास तो मलय प्रांत के वसु परिवार का खात्मा करने की योजना थी। हालांकि एक पूरे प्रांत से वसु परिवार को खत्म करना भी एक अच्छी खबर थी, फिर भी वो थोड़ा निराश थे। कालवर्मन के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर विराज उनकी निराशा का कारण समझ रहा था, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इंद्रावसु ने कालवर्मन की ओर देखकर थोड़ा नाराजगी में कहा, तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ इस एक घटना के सहारे तुम पूरे के पूरे वसु परिवार को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हो? अगर हम वसु परिवार को बड़ा नुकसान भी पहुंचा पाए तो भी ये एक बड़ी उपलब्धि ही समझना। विराज ने दिल भक्षक दानव और मलय प्रांत के वसु परिवार का सफाया करने की एक योजना बना तो ली थी, तो क्या विराज अपनी योजना के अनुरूप इन दोनों का सफाया करने में कामयाब रह पाता है, या फिर कोई और बड़ी समस्या विराज के सामने नाग के फन की तरह सिर उठाने वाली थी जो विराज को गहरी खाई की ओर धकेल देती।